शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लेबनान में जल्द होगा ग्राउंड ऑपरेशन। दूसरी बड़ी जानकारी है कि रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायली सेना तैयार है हर हालात से निपटने के लिए। इधर तीसरी बड़ी जानकारी, नसरल्लाह की मौत से ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। चौथी बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान जाएगी सेना। और पांचवी बड़ी खबर, लेबनान में पूरी ताकत लगाएगा इजराइल। और इसी के साथ ही इजराइल ने हूती के समूल नाश का प्लान तैयार कर लिया है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन छिड़ने वाला है और उससे पहले हिजबुल्लाह के समर्थक संगठन हूती पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले की तैयारी किए हुए हैं। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि यमन दूसरा बैरूत बनने की ओर बढ़ रहा है। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूती के तेल डिपो और बड़े हथियार गोदाम तबाह करने का दावा किया है, लेकिन इस ऑपरेशन का टारगेट था हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती। हूती को भी इजराइल ने नसरल्लाह की तरह खत्म करने का प्लान तैयार किया था। यमन पर हमलों के बाद जंग 4 देशों में फैल चुकी है और अब यह भी जानकारी है कि अरब में एटमी संग्राम छिड़ने की आशंका बहुत बढ़ गई है। हसन नसरल्लाह के शोक से प्रॉक्सी संगठन उभरे भी नहीं और इजराइल ने ऑपरेशन प्रॉक्सी दहन का दूसरा चरण शुरू कर दिया। दक्षिणी लेबनान से लेकर उसकी राजधानी बैरूत तक इजराइल ने जैसे हमले किए, ठीक वैसे ही हमले अब यमन में हूती संगठन के ठिकानों पर शुरू हो चुके हैं। इजरायली वायुसेना ने 29 सितंबर को लेबनान जैसा ऑपरेशन यमन में भी शुरू कर दिया। तेल अवीव पर हूती के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल ने यह ऑपरेशन शुरू किया। ये हूती पर हुए अब तक के सबसे बड़े इजरायली हमले। जुलाई के बाद 29 सितंबर को इजरायली वायुसेना ने हमले किए और हूती के सबसे अहम तेल ठिकाने तबाह कर दिए। इसके साथ साथ इजराइल ने हूती के हथियार गोदामों पर भी बमबारी की और बैरूत की तरह यमन के हुदैदा सहित कई इलाके बारूदी भूकंप से दहल उठे। तेल डिपो में एक बम विस्फोट के बाद लगातार कई धमाके सुनाई दिए। हुदैदा में हूती को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। शहर में धुएं और आग के गुबार नजर आने लगे। हुदैदा में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए धमाके वाले इलाकों से दूर भागने लगे। लोगों ने मोबाइल कैमरे से तबाही की तस्वीरें रिकॉर्ड की। طيران قصف طيران العدو البريطاني الإسرائيلي على محافظة الحديدة। इजरायली सेना ने यमन के रास इस्सा और हुदैदा पर बमबारी की। हुदैदा पोर्ट और एयरपोर्ट पर हूती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हुदैदा पोर्ट पर हूती को ईरान से हथियारों की डिलीवरी होती है। यमन में हूती नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। उनतीस सितंबर को इजरायली सेना प्रमुख ने इस ऑपरेशन का आदेश दिया। वॉर रूम में पायलट्स को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। विमानों की उड़ान भरने के बाद सेना प्रमुख हारजी हालेवी और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ऑपरेशन पर नजर रखी। इजरायली वायुसेना ने हूती के 22 से ज्यादा ठिकाने इन हमलों में तबाह किए हैं। यह ऑपरेशन 28 सितंबर को हूती के हमलों के बाद तैयार किया गया।
29 सितंबर को इजरायली वायुसेना ने पायलट्स की टीम तैयार की। 29 सितंबर की सुबह ऑपरेशन की तैयारी की गई और पायलट्स को मिशन की जानकारी दी गई। इसके बाद एक स्क्वाड्रन F-15 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और एक स्क्वाड्रन F-35 फाइटर जेट्स ने भी उड़ान भरी। इन विमानों ने 1800 किलोमीटर की उड़ान भरी। खास बात यह है कि इजरायली जेट सऊदी अरब के एयर स्पेस से होते हुए गुजरे। इसके बाद यमन के तटीय इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की गई। हमलों में हूती के तेल ठिकाने, हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन के दौरान इजरायली विमानों की मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की गई, यानी उड़ान के दौरान ईंधन भरा गया। माना जा रहा है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल इस ऑपरेशन का टारगेट भी नसरल्लाह की तरह हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती था। इजरायली खुफिया एजेंसी को खबर मिली थी कि हुदैदा में अब्दुल मलिक अल हूती एक मीटिंग करने वाला है। मीटिंग में हूती कमांडर ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी भी मौजूद रहने वाला था। इन सबको एक साथ खत्म करने के लिए हुदैदा पर हमले किए गए, लेकिन आखिरी मौके पर अब्दुल मलिक और याह्या सारी समेत पूरी हूती लीडरशिप ने ठिकाना बदल दिया। इस कदम से हूती की पूरी लीडरशिप बाल बाल बच गई। इजरायल के इस ऑपरेशन में अमेरिका भी मददगार था। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन से हूती के ठिकानों की लोकेशन इजरायली वायुसेना को दी गई थी। अगर हमला सफल रहता तो बैरूत के बाद हुदैदा से भी एक ऐसी खबर आने वाली थी जिससे अरब में महासंग्राम छिड़ने की आशंका और तेज हो जाती। रिपोर्ट यह भी है कि हिजबुल्लाह के बाद हूती के खिलाफ इजरायल के ऑपरेशन की आशंका पहले से थी और इसीलिए हूती ने मिसाइलों सहित अहम हथियारों को हुदैदा और रास हिस्सा से शिफ्ट कर दिया था। इजरायल के हमलों के बाद हूती ने और भी बड़े हमलों की धमकी जारी की है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है कि इजरायल सहित अमेरिका पर बड़े हमले निश्चित हैं और इसके संकेत मिलने लगे हैं। हूती ने सरफेस टू एयर मिसाइल हमला करके अमेरिका का 11वां रीपर ड्रोन ध्वस्त कर दिया। यमन पर हमलों के बाद हूती ने लाल सागर जलमार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। लाल सागर से गुजरने वाले वाहनों में एंटी शिप मिसाइल हमलों का ऐलान कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के बाद हूती के ठिकानों पर हमलों से यह तय हो चुका है कि जंग गाजा के साथ साथ लेबनान, सीरिया और यमन तक फैल चुकी है, यानी अरब महासंग्राम अब शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का रूट तैयार कर लिया गया है। खबर है कि कमांडो की कई टुकड़ी लेबनान में घुसी हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए रास्ता बनाया गया है। बॉर्डर के करीब कई बार लेबनान में घुसे सैनिक, ये जानकारी सामने आई और सुरंग और लड़ाकों के मोर्चों की रेकी की गई। इजरायल ने बैरूत में ऐसा प्रहार किया था कि नसरल्लाह और मौजूद किसी भी शख्स के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इजरायल कामयाब भी हुआ, नसरल्लाह मर चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका शव सलामत है। अब तैयारी जनाजा निकालने की है, भव्य तरीके से नसरल्लाह को अंतिम विदाई देने की है। इजरायल ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब नसरल्लाह की डेड बॉडी को टारगेट करके भी हमला किया जा सकता है और नसरल्लाह का नामो निशान मिटाने की सौगंध पूरी की जा सकती है। जिस इंसान को भस्म करने के लिए कई टन बारूद बरसाया गया,
जिस दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए जमीन फाड़ने वाले 85 बम गिरा दिए गए। वो खत्म तो हो गया, लेकिन भस्म नहीं। इजराइल का ऑपरेशन कामयाब रहा और सफेद कपड़े में नसरल्ला का बेजान जिस्म लिपटा है। लेकिन ये तस्वीर इजराइल के उस इंतकाम की आग को फिर भड़का सकता है जिसे बारूद बरसाकर ठंडा करने की कोशिश की गई। नसरल्ला के समर्थक जनाजे की यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। किसी पवित्र जगह पर कब्र बनाने की तैयारी है। नसरल्ला की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। लेबनान से इराक, ईरान तक कब्र बनाने के लिए जगह की तलाश है। इराक के पवित्र करबला में भी दफनाने की मांग की जा रही है। नसरल्ला के हजारों लाखों समर्थक उसकी अंतिम यात्रा के लिए जमा हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि नसरल्ला के लिए होने वाले किसी बड़े कार्यक्रम या आयोजन को इजराइल सफल होने देगा? उम्मीद कम है। डर है कि अंतिम संस्कार के दौरान एक बार फिर इजराइल के बॉम्बर्स उड़ान भर सकती है। हजारों समर्थकों पर बमबारी हो सकती है और नसरल्ला के शव को बम से भस्म किया जा सकता है। अतीत में ऐसा हो चुका है। तीन जनवरी को ईरान में सेना के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी थी। श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच 20 मिनट के अंतराल पर 2 बम धमाके हुए। धमाकों में 95 लोगों की मौत हुई, 200 लोग जख्मी हो गए। उस दिन 24 घंटे के भीतर 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका लेबनान के बैरूत में हुआ था और दूसरा सुलेमानी की कब्र के पास। बैरूत में सालेह अल अरौरी समेत हमास के 7 कमांडर मारे गए और ईरान में कासिम सुलेमानी से सहानुभूति रखने वाले मारे गए। ईरान का दावा था कि कासिम सुलेमानी की कब्र के पास इजराइल ने धमाके करवाए। अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने ब्लास्ट कराया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका के कहने पर इजराइल ईरान में धमाके करवा सकता है तो नसरल्ला की कब्र खोदने और जनाजा निकलने के दौरान क्या कुछ हो सकता है। दुनिया जानती है कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि कासिम सुलेमानी की तरह नसरल्ला की कब्र बनाई जा सके। हिजबुल्लाह चीफ को श्रद्धांजलि देने का लोगों को मौका मिले, नसरल्ला को किसी पवित्र जगह पर सम्मान से जगह दी जा सके। यही वजह है कि माना जा रहा है कि नसरल्ला का शव जिस जगह पर है वहां बमबारी हो सकती है या फिर नसरल्ला की अंतिम यात्रा के दौरान बड़े हमले होंगे, क्योंकि नसरल्ला का शव क्षत विक्षत नहीं है। नसरल्ला की मौत कैसे हुई ये आपको दिखाते हैं। इतने धमाके के बाद भी नसरल्ला का शव सही सलामत कैसे है? दावा है कि नसरल्ला धमाकों की चपेट में आने से बच गया, लेकिन धमाकों के बाद धुएं से नसरल्ला का दम घुटने लगा। ताबड़तोड़ बमबारी के बीच भागने का कोई मौका नहीं था, इसीलिए नसरल्ला अंडरग्राउंड मुख्यालय में बने स्पेशल बंकर में चला गया। धमाकों के बीच नसरल्ला सेफ जोन में चला गया था, लेकिन दम घुटने की वजह से नसरल्ला बेहोश हो गया। बम से निकलने वाला शॉक वेव उसकी मौत की वजह बना। यही वजह है कि नसरल्ला का शव सही सलामत है। उस रोज बैठक में हिजबुल्लाह के कई सीनियर नेता मौजूद थे। IRGC के जनरल भी बैठक में आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्ला समेत 20 लोगों की मौत हुई है और एक ही हमले में हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता खत्म हो गए हैं। बैरूत में जैसे धमाके हुए,
जितने बम बरसाए गए, जितनी आग उठी, उससे तो यही लग रहा था कि यहां इंसानों की हड्डियां भी गल गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सऊदी की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह नसरल्लाह की अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी में है। सोमवार को नसरल्लाह का जनाजा निकाला जाएगा। लेबनान के बैरूत में हजारों हिजबुल्लाह लड़ाके जमा होंगे। नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान होगा। अब मुमकिन है कि इजरायल एक बार फिर बैरूत को बारूदी धमाकों से दहलाकर इस आयोजन को मातम में बदल दे। इजरायल को रोकने की कोशिश भी शुरू हो गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री रविवार को लेबनान पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी फ्रांस के विदेश मंत्री बैरूत में रहेंगे। अमेरिका इजरायल को बमबारी ना करने की नसीहत दे रहा है। हालांकि इजरायल कब क्या करेगा इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। नसरल्लाह को सेफ जोन से निकालने और मारने के लिए भी लंबी प्लानिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौते की पेशकश रखी। ईरान इजरायल पर हमले ना करे, यह शर्त रखी गई। पश्चिमी देशों से भी ईरान के साथ युद्ध विराम पर बात हुई। ईरान ने नसरल्लाह को बताया कि युद्ध विराम होने वाला है और वो सुरक्षित है। खुद को सुरक्षित मानकर ही नसरल्लाह ने बड़ी बैठक का आयोजन किया। लेकिन नसरल्लाह को मार दिया गया। अब इजरायल युद्ध विराम की जगह ईरान को हमला करने का अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। यही वजह है कि अब ईरान इजरायल और पश्चिमी देशों की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। आशंका है कि ईरान से हिजबुल्लाह लड़ाकों को नसरल्लाह की अंतिम यात्रा ना निकालने की सलाह मिले और बहुत सीक्रेट तरीके से नसरल्लाह का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है। उत्तरी इजराइल में सैनिकों का काफिला निकला है। सड़क पर बख्तरबंद और सैन्य ट्रक निकले हैं। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का अंदेशा है। हमास के पूर्व चीफ हानिया को मारने के बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में हसन नसरल्लाह को मार गिराया और इसी के साथ पूरे अरब में तनाव चरम पर जा पहुंचा। आशंका तो इजराइल ईरान के बीच जंग की जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह हानिया और नसरल्लाह का इजराइल ने सफाया किया उससे ईरान के प्रॉक्सी संगठन भड़के हुए हैं। ईरान पर इजराइल से बदला लेने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की ईरान से छल नीति का खुलासा हुआ है। आखिर क्या है ये छल नीति, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के प्रतिशोध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजराइल से बारूदी इंतकाम लेने का वक्त भी नजदीक आ चुका है। और दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में इजरायली धरती अब तक के सबसे भीषण अटैक से थर्रा सकती है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत इजराइल का कोना कोना बारूदी कोहराम से धधक सकता है। वैसे तो ईरान और इजराइल में अदावत दशकों पुरानी है, मगर मौजूदा वक्त में ईरान और इजराइल के बीच जंग के जो हालात बने हैं उसकी वजह है 31 जुलाई से 27 सितंबर के बीच अरब के दो देशों में हुआ इजराइल का हंट ऑपरेशन। दरअसल 27 सितंबर को शाम 6:05 पर लेबनान की राजधानी बैरूत के दाहिया इलाके में एयर स्ट्राइक हुई। लड़ाकू विमानों से बंकर बस्ट बम गिराए गए। इस हमले में हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। ठीक इसी तरह 30-31 जुलाई की रात 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमला हुआ, जिसमें हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हुई। बीते 2 महीनों में हुए इन 2 बड़े हंट ऑपरेशन से जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास को गहरा जख्म दिया, तो वहीं लगातार ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के चीफ के मारे जाने से अब ईरान भड़क चुका है।
क्योंकि अगर ईरान ने अब इजराइल से जंग नहीं छेड़ी तो फिर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों में दरार पड़ सकती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है लगातार प्रॉक्सी संगठन ईरान पर हमले का दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते ईरानी प्रेसिडेंट पजेश्कियान और सुप्रीम लीडर खमेनी की मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हानिया की मौत के बाद ही ईरान ने इजराइल पर धावा क्यों नहीं बोला? क्यों इजराइल को मिडिल ईस्ट में फिर से धाक जमाने का मौका दिया? तो इसके पीछे की वजह है ईरान और अमेरिका के बीच हुई बैकडोर वार्ता। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हानिया की मौत के बाद ईरान और अमेरिका में बातचीत हुई, जिसमें यूएस ने ईरान को अरब में युद्ध विराम का भरोसा दिया, ईरान से हानिया की मौत का बदला ना लेने की भी मांग की। उस वक्त ईरान ने अमेरिका की बात मानी और इजराइल पर हमले के प्लान को रद्द कर दिया, मगर इजराइल ने इसका फायदा उठाया और अमेरिका के इशारे पर 72 घंटे पहले लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। बैरूत के हादिया इलाके में मौजूद हिज्ब के सेंट्रल कमांड सेंटर को भी तहस नहस कर दिया। लेकिन इस बार ईरान पूरी तरह से आक्रामक तेवर अपनाए हुए है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अरब में मौजूद प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर किसी भी वक्त ईरानी सेना इजरायली धरती को सुलगा सकती है। कई फ्रंट से इजराइल के कोने कोने में बारूद बरसा सकती है। दरअसल ईरान इसलिए भी इजराइल पर धावा बोल सकता है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि इजराइल पर हमले के लिए ईरान को रूस और चीन मदद कर सकते हैं, हथियारों की सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नसरल्लाह की मौत के 72 घंटे बाद रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशस्तिन आज तेहरान पहुंचे हैं। अपने दौरे पर रूसी पीएम पजेश्कियान और खमेनी से मिलेंगे। दावा है कि रूसी डिफेंस ईरान को हथियारों की सप्लाई करेगा। इसके अलावा ईरानी प्रेसिडेंट की चीन से भी बातचीत जारी है। वहीं IRGC ने प्रॉक्सी लड़ाकों की ट्रेनिंग के लिए कमांडर भेजे हैं। मतलब ये कि रूस और चीन के समर्थन से ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ इजराइल पर धावा बोल सकता है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का आगाज कर सकता है। वहीं ईरान के जंगी तेवर को देखते हुए अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभाल लिया है। जंगी बेड़ों के साथ साथ यूएस आर्मी के जवानों की हैवी डिप्लॉयमेंट की है। यकीन मानिए, अमेरिका और ईरान की तैयारी इस बात का सीधा संकेत है कि नसरल्लाह की मौत के बाद अरब में महाजंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब यह देखना होगा कि कौन सा खेमा किस पर भारी साबित होता है और किसका वजूद मिटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस्माइल हानिया और नसरल्लाह को खत्म कर इजराइल ने हमास हिजबुल्लाह को बेहद कमजोर कर दिया है। अब उसके टारगेट पर हूती है। ऐसे में इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा है कि इराकी रेजिस्टेंस और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन इजराइल के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इस गठजोड़ को तोड़ने के लिए इजराइल ने सीरिया पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। इजराइल की नॉन स्टॉप स्ट्राइक से ईरानी प्रॉक्सी में कोहराम मचा है। ऐसे में अब इराकी रेजिस्टेंस ने मोर्चा संभाल लिया है।
इराक में मौजूद ईरान समर्थित संगठनों ने इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस हर घंटे इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन अटैक कर रही है। इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन और कताइब सैयद अल शुहादा संगठन ने इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। बीते 24 घंटे में इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें और 40 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस उत्तरी इजराइल और अकाबा की खाड़ी से लगते इजरायली शहरों को दहला रही है। रेजिस्टेंस फोर्सेस के प्राइमरी टारगेट पर इजराइल की पोर्ट सिटी इलात है। इलात पोर्ट पर इराकी रेजिस्टेंस ने ड्रोन से हमले किए हैं। ये आज सुबह सूरज उगने से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब एक इराकी ड्रोन इलात पोर्ट पर नजर आया। इराकी रेजिस्टेंस का दावा है कि यह ड्रोन यहां रखे कंटेनर से टकराया, जिसके बाद एक छोटा धमाका देखा गया। रेजिस्टेंस फोर्स के हमले दिन में भी जारी रहे। ये वीडियो कताइब हिजबुल्लाह ने जारी किया है। दावा है कि कताइब हिजबुल्लाह ने इलात पर दिन में भी आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। सिर्फ इतना ही नहीं, इराकी रेजिस्टेंस ने उत्तरी इजराइल पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रेजिस्टेंस फोर्स ने अपने संयुक्त बयान में कहा, हम आज भी इजरायली कब्जे का विरोध करते हैं। फिलिस्तीन और लेबनान में इजराइल ने मासूम लोगों को मारा है। नरसंहार के जवाब में हमने इलात के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया। इजराइल पर ऐसे हमले आने वाले दिनों में और तेज होंगे। इराकी रेजिस्टेंस फोर्स भले ही इजराइल को निशाना बना रही है, लेकिन इजराइल के टारगेट पर इस वक्त सीरिया है। इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी की है, जिसमें अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। बीते 24 घंटे में अमेरिका और इजराइल ने सीरिया में भीषण बमबारी की। अमेरिका ने 2 जबकि इजराइल ने 1 इलाके पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हमले में 37 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है, जबकि इजरायली स्ट्राइक में राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई के मारे जाने का दावा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें सीरिया के कुदसिया की हैं। दावा है कि तस्वीरों में नजर आ रहा विला बशर अल असद के भाई मेहर अल असद का है, जिस पर इजराइल ने स्ट्राइक की। विला के कई हिस्सों में बमबारी के निशान हैं। बमबारी में मेहर की मौत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक सीरिया की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मेहर अल असद सीरियन आर्मी की 4th डिवीजन का कमांडर है। सीरिया में दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता रहा है। सीरिया में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी को मेहर ही कंट्रोल करता है। माना जाता है कि सीरिया की 4थी आर्मर्ड डिवीजन ने ही देश में बशर अल असद के खिलाफ बगावत करने वालों को बुरी तरह कुचला था। ऐसे में बशर सरकार के विरोधी सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इजराइल और अमेरिका इराक को छोड़ सीरिया में बमबारी क्यों कर रहे हैं? साथ ही असद के भाई को निशाना क्यों बनाया गया? दरअसल इसकी वजह है असद और नसरल्लाह की दोस्ती। नसरल्लाह और बशर अल असद के रिश्ते बेहद करीबी रहे हैं। सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद दोनों करीब आए। अलेप्पो पर दोबारा कब्जा करने में नसरल्लाह ने असद की मदद की। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके सीरियन फोर्स की तरफ से लड़ते हैं। ऐसे में अमेरिका और इजराइल को डर है कि सीरिया में हिजबुल्लाह लड़ाके एकजुट हो सकते हैं। लेबनान से निकलकर उनके लिए सबसे महफूज जगह सीरिया माना जा रहा है। सीरिया इस वक्त इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में पहले ही इजराइल विरोध की सारी संभावनाओं को खत्म करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा या फिर से उठेगा और इजराइल पर विध्वंसक हमले करेगा?
हिजबुल्लाह को अगर इजराइल से लड़ना है तो एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो नसरल्लाह की तरह हिजबुल्लाह की कमान संभाल सके। इसके लिए दो नाम सामने आ रहे हैं। आखिर कौन है वो दो शख्स जिसमें से एक हिजबुल्लाह का नया चीफ बन सकता है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में इजराइल के बम बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह के संपूर्ण संहार के लिए आज रात से ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा या फिर इजराइल के खिलाफ जबरदस्त हमला बोलेगा? लेकिन इसके लिए हिजबुल्लाह को चाहिए नया चीफ। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कौन होगा नया हिजबुल्लाह चीफ। इसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, हाशिम सैफुद्दीन या शेख नईम कासिम, जिसमें हाशिम सैफुद्दीन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। अरब में कई न्यूज एजेंसी ने तो दावा भी कर दिया कि हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन होगा, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी किसी भी चीफ को बनाए जाने से इनकार किया है। लेकिन हाशिम सैफुद्दीन का नाम लगातार हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर उछल रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह है, सैफुद्दीन को नसरल्लाह के जैसे तेवर वाला कमांडर माना जाता है। नसरल्लाह की तरह ही सैफुद्दीन भी काली पगड़ी पहनता है और सैफुद्दीन के भी मंसूबे नसरल्लाह की तरह विध्वंसक हैं। सैफुद्दीन इजराइल से नफरत करता है और फिलिस्तीन राष्ट्र का प्रबल समर्थक है। सैफुद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। खास बात यह है कि नसरल्लाह की तरह सैफुद्दीन भी 80 के दशक में हिजबुल्लाह के गठन होते ही उसमें शामिल हुआ था। सैफुद्दीन का हिजबुल्लाह में अच्छा खासा रसूख है। एक धर्म गुरु के तौर पर उसे सम्मान मिलता है और जब वो अपने समर्थकों के बीच जाता है तो उसके जिहादी तेवर साफ दिख जाते हैं। देखिए कैसे ऑटोमेटिक गन को चूम कर इजराइल फतेह का ख्वाब समर्थकों को दिखा रहा है। अब बात आती है, अगर सैफुद्दीन नहीं तो फिर शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह चीफ हो सकता है। शेख नईम कासिम अभी हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ है। वो भी नसरल्लाह की तरह फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थक है। नसरल्लाह की मौत के बाद उसने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह का मिशन जारी रहेगा, हम 2006 की तरह फिर जीतेंगे। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से चीफ पर फाइनल मोहर नहीं लगाई गई है। कहा जा रहा है कि नसरल्लाह के सुपुर्द खाक के बाद ही हिजबुल्लाह इस पर फैसला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद हमास का प्रमुख याह्या सिनवार भी सहमा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सिनवार लगातार गाजा में अपनी लोकेशन बदल रहा है, मगर इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नसरल्लाह की तरह इजराइल के पास सिनवार के लोकेशन की पूरी जानकारी पहुंच गई थी। हंट ऑपरेशन का आगाज होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर सिनवार के खात्मे का प्लान रोक दिया गया। आखिर क्यों? देखिए। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरह हमास के सुप्रीम लीडर याह्या सिनवार की खुफिया लोकेशन ट्रेस की जा चुकी थी। गाजा के जिस इलाके में सिनवार छिपा था उसकी घेराबंदी आईडीएफ के स्पेशल एलीट कमांडोज ने कर ली थी। यकीन मानिए, सिनवार की जिंदगी और मौत के बीच चंद मिनटों का फासला था, मगर सिनवार का हंट ऑपरेशन शुरू होता उससे पहले ही आईडीएफ ने सिनवार को मारने का प्लान बदल दिया। हूबहू हसन नसरल्लाह की तरह ही इजराइल के पास हमास चीफ याह्या सिनवार को खत्म करने का मौका था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल ने सिनवार को मौत के घाट क्यों नहीं उतारा? क्यों हमास चीफ के हंट ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया? तो आपको बता दें कि इजरायली न्यूज आउटलेट N12 ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि इजराइल को सिनवार की लोकेशन से जुड़ी इनपुट मिली। सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने स्पेशल कमांडो भेजे, मगर आखिरी वक्त में सिनवार को मारने का प्लान बदला गया, क्योंकि सिनवार के ठिकाने पर सैकड़ों बंधकों को रखा गया था। लिहाजा सिनवार के खिलाफ ऑपरेशन में बंधकों की जान को खतरा था। अगर इजराइल सिनवार के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करता या फिर स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देता तो यकीनन इस हमले में कई बंधकों की जान जा सकती थी।
या फिर सिनवार अपने बचाव के लिए बंधकों का इस्तेमाल कर सकता था, उन्हें जान से मार सकता था। बस इसी नुकसान के डर से इजराइल ने सिनवार के खात्मे के प्लान को रोका। आपको बता दें कि याह्या सिनवार को इस्माइल हानिया के तेहरान में हत्या के बाद हमास का नया नेता चुना गया था। याह्या सिनवार इतना खतरनाक है कि उसे गाजा के लादेन के नाम से जाना जाता है। दावा किया जाता है कि सिनवार ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले की योजना बनाई थी, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे, जबकि 251 लोग बंधक बनाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे न सिर्फ यूक्रेनी ड्रोन को खाक किया जा सकेगा, बल्कि रूस में हो रही तबाही को भी रोका जा सकेगा, और ऐसा एक जानवर के जरिए किया जाएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कौन सा है वो जानवर जो रूस के लिए बना है सुरक्षा कवच। ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक से यूक्रेन ने रूस में भारी तबाही मचाई है। एनर्जी सेक्टर से लेकर सैन्य ठिकानों तक यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन कोहराम मचा रहे हैं। यूक्रेन के इन हमलों को रोकने में नाकाम रूस ने एक नया प्लान बनाया है। अब रूस भेड़ियों को फ्रंट लाइन पर भेज रहा है, जिससे ड्रोन हमलों को नाकाम किया जा सके। अब सवाल ये, आखिर कैसे भेड़िए ड्रोन अटैक रोक सकते हैं? दरअसल भेड़ियों में खतरे को भांपने की गजब की शक्ति होती है। वो खतरा भांपते ही जोर जोर से आवाज निकालने शुरू कर देते हैं। ऐसे में कामिकाज़े ड्रोन की आवाज सुनकर ये खतरे का संकेत तुरंत दे सकते हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसके लिए एक ट्रेनर भी रखा गया है, जिसका नाम अलेक्जेंडर कोंचकोव है। उसने साइबेरिया से रेस्क्यू कराए गए 2 भेड़ियों पर एक्सपेरिमेंट किया, जो सफल रहा। भेड़िए बारूद की गंध और ड्रोन की आवाज सुनकर तुरंत जोर जोर से आवाजें निकालने लगे, जिसे एक खतरे के तौर पर माना गया। अभी 2 भेड़ियों को फ्रंट लाइन पर भेजा गया है, जिसमें से एक का नाम विसोटा है। अगर भेड़ियों की सुपर पावर की बदौलत यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रूसी सैनिकों की जान बचाई जा सकती है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो रूस जल्द ही एक भेड़िया बटालियन फ्रंट लाइन पर तैनात करके यूक्रेन के ड्रोन हमलों को नाकाम कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुनीता विलियम्स को स्पेस में फंसे 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब उनके घर वापसी की नई उम्मीद जगी है। जल्द सुनीता विलियम्स धरती पर लौट सकती हैं, और ये सब होगा एलॉन मस्क की वजह से। करीब 24 घंटे का सफर तय कर जब अमेरिका और रूस के एस्ट्रोनॉट्स ISS पहुंचे, तो वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे खिल उठे। ये खुशी थी 3 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स के घर जाने की नई उम्मीदों की। रविवार की शाम 5:30 पर SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। कुछ देर की कोशिशों के बाद स्पेसक्राफ्ट को ISS पर डॉक किया गया। ISS के एंट्री पॉइंट पर कई अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट में आए एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार कर रहे थे। इनमें 3 महीने से स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर भी शामिल थे। करीब 2 घंटे के बाद यह इंतजार खत्म हुआ। अमेरिका और रूस के एस्ट्रोनॉट्स ने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से ISS में एंट्री ली, तो किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ISS पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने इनका स्वागत किया। सुनीता विलियम्स ने भी इनका गले लगकर वेलकम किया। शनिवार को नासा ने सुनीता विलियम्स को सुरक्षित धरती पर लाने का मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन को क्रू 9 मिशन नाम दिया गया है। क्रू में कुल 2 सदस्य हैं, नासा के एस्ट्रोनॉट निक हेग और रूसी एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव।
इन्हें इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया गया है। स्पेसक्राफ्ट में कुल 4 सीटें हैं और 2 सीटें सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर के लिए खाली छोड़ी गई हैं। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनेगा? 5% यस, 95% नो। क्या भारत चैंपियंस कप में हिस्सा लेगा? 80% यस, 20% नो। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे अनस्किपेबल एड्स? 25% यस, 75% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.